Hello, good morning students. This is the next part of the crops and its management, class 8th. In this part we will study about the difference between fertilizer and manure. अभी बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि हम अपने खेतों में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए मैन्योर का भी इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमें जानना ये ज़रूरी है, इसमें बेसिकली हम समझते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कौन सा है और फर्टिलाइज़र आवश्यक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है या मैन्योर लाभदायक रहता है। इसके अलावा हमें ये भी समझना है कि फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होता है, मैन्योर कैसे तैयार होता है। बच्चों देखिएगा, इसमें फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है और मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, हम लोग जब सब्जी की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं, तो कोई कहता है ये ऑर्गेनिक तरीके से गेहूँ उगाया गया है, सब्जी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है, तो शायद है कि हम लोग उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी साल्ट मौजूद नहीं होता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ हुआ होता है। जबकि बच्चों आपको पता होगा जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक जो भी जितने भी होते हैं, वो उनमें सभी में किसी न किसी प्रकार का केमिकल मिलाया जाता तब जा कर के वो बनते हैं। तो इसलिए अगर हम शुद्धता की बात करें तो शुद्धता में हमें मैन्योर ज़्यादा ठीक रहता है, ये आपका ऑर्गेनिक माना जाता है। सेकेंडली बात करते हैं हम ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जबकि मैन्योर आपका खेतों में तैयार किया जाता है। गांव के बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमारे जो गाय बैल भैंस जितने भी जानवर होते हैं उनके जो जिसे गोबर कहते हैं उससे मैन्योर तैयार किया जाता है, और हमारी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, पत्ती होती है, उसके सड़ने से भी तैयार हो जाता है। और थर्ड है आका, इसका डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अच्छा एक देखिएगा, फर्टिलाइज़र जो है वो अगर जहाँ पर फर्टिलाइज़र इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ पर अगर किसी तरीके से नमी आ जाती तो वो गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे खाद की बोरी आपकी है, पानी में रख दो तो ख़राब हो जाएगी, जबकि जो मैन्योर है उसे पानी की ही ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसमें सड़ान नहीं होगी, वो डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए डिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरत होती है पानी की। नेक्स्ट है बच्चों, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो भी हमारी उर्वरक हम फर्टिलाइज़र लाते हैं, उर्वरक जो भी खाद्य वगैरह लेके आते हैं, उनमें पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है, जबकि मैन्योर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने की क्षमता होती है। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बढ़ाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, मैन्योर के एडवांटेज क्या है, मीन्स मैन्योर हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए मैंने अभी बताया वो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, लाभदायक होता है। मैन्योर में और भी कई गुण होते हैं, जैसे कि मिट्टी में जहाँ भी ज़मीन में मैन्योर डाला जाता है वहाँ पर उस मिट्टी में पानी को काफ़ी समय तक अपने पास तक रखने की क्षमता होती है, मीन्स नमी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से जब पानी की रखने की क्षमता बढ़ जाएगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि जहाँ पानी होगा वहाँ पर गैसेस तो रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, गैसेस को जो मिट्टी होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है, वो गैसेस को इजीली एक्सचेंज कर देती है। और थर्ड इसका प्लस पॉइंट ये होता है, इसमें माइक्रोब्स जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो अच्छी तरीके से पनप पाते हैं, क्योंकि उन्हें नमी चाहिए होती है, और ये सिर्फ मैन्योर जो है वो नमी लाता है, जबकि आपका फर्टिलाइज़र जो है उसमें सूखापन ज़मीन में मिट्टी में हो जाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, जो मिट्टी का टेक्सचर होता है, मीन्स मिट्टी की जो भुरभुरीपन होता है वो बढ़ जाता है, और इससे मिट्टी अपने आप में बहुत ही अच्छी तरीके से फसल को उगाने में सक्षम हो जाती है। नेक्स्ट इरिगेशन की बात करें तो हम ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव।
सभी लोगों को पता है कि जितने भी जीव जंतु, पहले ही हम बता चुके हैं, जितना भी जीव जंतु है या जितने भी जीवित प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, सभी को भोजन की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ सभी को पानी की भी आवश्यकता होती है। और अगर कोई चाहे पौधा हो या पेड़ हो या फल हो या जीव जंतु, इनकी सबकी ग्रोथ तभी होती है जब इनमें प्रॉपर मात्रा में पानी लगाया जाता है। वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट रूट्स। अच्छा, जैसे कि हम आप सभी लोग पानी पीते हैं, लेकिन पौधे कैसे पानी पीते हैं आपको पता होगा। हम पौधों की जड़ों में पानी लगाते हैं। आपके घर पे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर पे क्यारी हो, रोज़ वगैरह एट्सेट्रा, जो भी हो आपने अपने घर पे लगा रखा हो। और जो बच्चे किसान के बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि किस तरीके से पेड़ पौधों में हम लोग जो सिंचाई करते हैं वो उसकी रूट के जरिए से पानी ऑब्जर्व करते हैं पेड़ पौधे। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो एब्जॉर्ब्ड। इसके साथ साथ क्या होता है, आप बच्चों को ये भी पता होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र लगाते हैं अपने खेत में, उर्वरक लगाते हैं, खाद लगाते हैं ना। खाद कब लगाते हैं, जैसे कि पानी लगाने को चलते तब खाद लगाते हैं। कुछ लोग पानी के साथ भी खाद को, उसे फर्टिलाइज़र को घोल के लगा देते हैं, ये भी आपने देखा होगा। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्रत्येक, जैसे हमारे शरीर में 70% वाटर होता है, उसी तरीके से प्रत्येक प्लांट में लगभग 90% वाटर की मात्रा होती है बच्चों। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। सभी को पता है कि पानी इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो बीज होते हैं, दाना होता है, वो तब तक नहीं जर्म कर सकता है, मीन्स तब तक नहीं उग सकता है जब तक कि उसमें नमी नहीं मिलेगी। तो किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए पानी की, नमी की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की मदद से डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें पानी की सहायता से डिसॉल्व हो जाते हैं मिट्टी में। और डिसॉल्व होने के बाद फिर उन न्यूट्रिएंट्स जो भी डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें पेड़ पौधे जो है अपनी जड़ों से खींच लेते हैं। ये भी आपको पता होगा। जैसे हम लोग मक्का, गेहूँ वगैरह जो भी करते हैं तो जड़ में खाद लगाते हैं या फिर ऊपर लगाते हैं। और जैसे हम खाद अगर फेंक भी रहे हैं तब भी वो नीचे ज़मीन में चली जाती है ना, तो उसी से ज़मीन से ही ऑब्जर्व होता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। पानी जो होता है वो, जब हम फसल में पानी लगाते हैं तो वो क्या करती है, पानी हमारी फसल को गर्मी से और जो लू लपट चलती है या बहुत ज़्यादा कोहरा करता है उससे बचाने का कार्य करता है पानी। क्योंकि पानी हमारी फसल के लिए बहुत आवश्यक है, दोनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसीलिए बच्चों आपको पता होगा हमें अपने खेतों में मॉइस्चर रखना पड़ता है, मीन्स नमी रखनी पड़ती है। अगर हम अपने खेतों में नमी नहीं रखते तो क्या हो जाता है, हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरीगेशन। हम जो लगातार कुछ एक निश्चित समय के अंतराल से फसलों में पानी लगाते हैं जिसे इरीगेशन कहा जाता है, ठीक है ना। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार से पानी लगाया जाता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा पानी भर गया तो वो सड़ जाएंगी। तो हर फसल का अपना अपना इरीगेशन का सिस्टम होता है। और मिट्टी के आधार पर होते सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, कौन सी सीजन की फसल है, कौन सी मिट्टी की फसल है, कौन सी फसल है, ये सभी तीनों प्रकार से अलग अलग इरीगेशन का इनका मैनेज किया जाता है। समर सीजन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाटर इज हायर। जैसे कि पानी की उड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी की सीजन में क्या होता है कि इवापोरेशन ज़्यादा होता है, सूर्य गर्म होता है, इस वजह से जो मिट्टी होती है उसमें से नमी बहुत जल्दी सूख जाती है। इसलिए बहुत जल्दी हमें उसमें इरिगेशन करना पड़ता है, बहुत अधिक मात्रा में इरिगेशन करना पड़ता है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, मैं पहले बता चुका, क्योंकि इवापोरेशन होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पर बूझो फिर क्वेश्चन। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मैं इस वर्ष, मुझे क्या करना है, मैं इस वर्ष बहुत ध्यान रखना है मुझे किसका, कि मैं अपने पेड़ पौधों को टाइमली वाटरिंग करूँगा, मीन्स पानी लगाऊंगा। क्यों लगाएगा, अच्छा बच्चों आप बताइए क्यों लगाएगा ये पानी? क्योंकि वो उसे पानी का महत्व तो समझ चुका है,
मीन्स पेड़ पौधों में पानी का क्या महत्व होता है ये समझ चुका है। आप लोग भी इसी तरीके से एक्टिविटी करिए, आपके घर में जो भी पेड़ पौधे लगे उनमें पानी रेगुलरली लगाइएगा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। और वैसे सभी बच्चे जानते हैं। लास्ट समर में प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड, और वो कहता है कि पिछली समर मीन्स गर्मी की सीज़न में मेरे पेड़ जो घर में पेड़ पौधे थे वो सूख गए थे और ख़त्म हो गए थे। इस वर्ष मैं क्या करूँगा, अपने पेड़ पौधों में टाइमली पानी लगाऊँ, क्योंकि मुझे पानी लगाने का मतलब समझ में आ गया और उसे ये पता लग गया। और आपको भी पता लग जाना चाहिए कि हमारी फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि 90% एवरी क्रॉप में वाटर की मात्रा पाई जाती है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अच्छा बच्चों बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से संसाधन है इरिगेशन में सिंचाई के, जैसे कि बेल्स मीन्स कुएँ। अब हम बात करते हैं ट्यूबवेल। आज की डेट में पॉन्ड्स से भी सिंचाई नहीं हो रही, लेक्स से तो सिंचाई हो रही है। लेक्स मीन्स झीलों से सिंचाई बहुत कम हो रही है, खैर हो तो रही है लेकिन हो रही है। नदियों से भी सिंचाई हो रही है। डैम्स क्या होता है, जैसे कि एंड कैनल्स। देखिए बच्चों, डैम्स होता है डैम्स किस पे बनाए जाते हैं, मोस्टली रिवर्स पे ही बनाए जाते हैं ना। और डैम्स बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है, डैम्स बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो डैम्स बनते हैं वो जहाँ पर नदी होती है, नदी के पानी को रोक दिया जाता है, और नदी के पानी को रोक करके कुछ पानी को बहा दिया जाता है कैनल में, मीन्स नहर में बहा दिया जाता है, वो सिंचाई के काम आता है। और कुछ पानी को नीचे नदी में ही डाल दिया जाता है ताकि उसे टरबाइन चल सके। इस तरीके से ये, और ट्यूबवेल्स के तो साधन सभी हम लोग जहाँ पर रहते हैं बच्चों, वहाँ पर ट्यूबवेल्स के तो साधन मोस्टली है ही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ये पुराने ज़माने का ढेकुली सिस्टम है। इस तरीके से पहले सिंचाई होती थी। मैं समझता हूँ आज की डेट में इस तरीके का कोई सिस्टम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, सिंचाई हमेशा की ज़रूरत होती है, इसलिए ढेकुली से पानी नहीं लगाया जा सकता है। बहुत इसे मोड कहा जाता है, शायद है कि आप लोगों ने, मैंने भी अपने लाइफ में ऐसे नहीं देखा बच्चों। आगे बात करें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है किसका, इरिगेशन में सिंचाई का। इस तरीके से सिंचाई करने का पुराना ज़माना, या जैसे हम कह सकते हैं कि अपना जैसे हम कह सकते हैं अपने देश का मतलब स्वदेशी, ठीक है ना, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स। पहले क्या होता था, कुओं में पानी रहता था, आज की डेट में कुओं में पानी नहीं है। तो इसके प्रकार के मेथड्स है, तो आप बिल्कुल अलग ही हट जाइए, ये इम्पॉसिबल है आज की डेट में। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू दीज मेथड्स। इस प्रकार के पानी निकालने के लिए या तो पुरुष लोग, जैसे यहाँ पर ये रस्सी ऊपर दिखाई दे रही है बच्चों, इधर इसे रस्सी को खींचने के लिए या तो जानवर जैसे कि बुल्स वगैरह का या फिर ऑक्स का इस्तेमाल होता था, या फिर इंसान खींचते थे। आज की डेट में ये सब संभव नहीं है, और बहुत सस्ता होता था, इसमें कोई खर्चा नहीं होता था। मोट पुली सिस्टम, इसमें देखो पुली लगी हुई, इस तरीके से पानी लोग घरों में अपने भरने के लिए भी पानी इस तरीके से खींचते थे। चैन पंप सेकंड जो होता है वो चैन पंप होता है। देखिए ये रहट वाला सिस्टम है, ये पुराने ज़माने में चलता था। इस तरीके से पानी निकाला, यहाँ कुएँ से बाल्टियों से पानी निकल करके आता था। यहाँ पर रहट के फिगर को सही तरीके से नहीं बनाया गया है, ये अलग है। ये आपका चैन पंप है, ये चैन पंप से पानी निकाला जा रहा है। ये आपका बकेट से पानी निकाला जा रहा है, बहुत ही आसान है। इसे यहाँ पर बांधना पड़ता है, एक रस्सी यहाँ पर बांधनी पड़ती है, उससे पीछे यहाँ पर वजन लगाया हुआ है, ढेकुली जिसे कहते हैं। इससे क्या है कि इसमें नीचे वजन लगाया हुआ है। एक व्यक्ति यहाँ पर जो खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, वो क्या करता है, उसे नीचे की रस्सी से नीचे की तरफ खींच के ले जाता है, नीचे से बकेट भर जाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो छोड़ देता है। तो ये जो नीचे वजन है ये नीचे इससे ले आता है, बाल्टी ऊपर आ जाती है और बकेट ऊपर आकर के क्यारियों में पानी लगा दिया जाता है। बहुत मुश्किल का काम है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये आपका रहट सिस्टम है पुराने ज़माने का। पहले रहट इस तरीके से चलता था, इन्होंने फिगर सही नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पर साइड में जो नीचे से पानी भर के आ रहा है वो नीचे बैल है, कुएं में से पानी भर के आ रहा है, इसने कुआं यहाँ पर नहीं ढंग से दर्शाया है। और इस तरीके से ये पुराने ज़माने की सिंचाई की व्यवस्थाएँ हैं। आज की डेट में ये सभी फेल हो चुकी है। आज इनमें से किसी भी व्यवस्था से हम अपने फसलों को इरीगेट नहीं कर सकते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आज की डेट में पानी को खींचने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल आज लगे हुए हैं, समरसेबल हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। सबसे ज़्यादा हमारे पास सोलर एनर्जी के भी 1-2 ट्यूबवेल मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींच करके लाते हैं और जिससे हम सिंचाई करते हैं। आगे बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आज की डेट में कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बच्चों?
आधुनिक युग में स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ किया जाए। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो हमारे खेत होते हैं उन खेतों में हम क्या करते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं और पाइपलाइन बिछा करके उसमें फव्वारा लगा देते हैं। फव्वारे से क्या होता है कि पूरे खेत में सिंचाई होती है, इससे पानी भी कम बर्बाद होता है और फसल भी बहुत मजबूत और अच्छी रहती है, क्योंकि वर्षा जैसा पानी इसमें लगता है, इसलिए बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता है। इसमें नोजल लगे होते हैं, रोटेटिंग नोजल लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, घूम घूम करके पूरे फसल में पानी को बिखेरते हैं, वर्षा जैसी होती है। इस तरीके से शावर सिस्टम भी इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि हम लोगों ने, जैसे कि हमारे जो वाटर पंप लगी हुई हैं, उससे पाइप से पानी निकल करके आता है। पाइप से पानी निकलने के बाद हम पाइप के ज़रिए से या फिर जो हम खेतों में नाली बना देते हैं, नाली के ज़रिए से हम फसल को इरिगेट करते हैं। ये आपका ड्रिप सिस्टम कहलाता है। और इसकी पोजीशनिंग क्या होती है, इससे पानी बाहर निकालते हैं हम, उसके बाद सीधा क्यारियों में बहा देते हैं। गार्डन की सिंचाई करना, फसलों में लगाना, और ये हमारे जब से हमने, क्योंकि तभी नए आविष्कार होते हैं जब पुरानी चीज़ें ख़त्म होने पे आती हैं, तो नए आविष्कार करना हमारी मजबूरी हो जाती है। आगे बात करते हैं बच्चों, हम सबसे आज की डेट में तो ड्रिप सिस्टम ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमें विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से बचाने के लिए फसलों को पेस्टिसाइड लगाना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड लगाना पड़ता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से हम अपनी फसलों को मजबूत बनाते हैं, उससे हमारी फसलें, विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं और जो घास उगाती है उसे ख़त्म किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो फिगर दर्शाया जा रहा है इस तरीके से दर्शाया जा रहा है। ये ग्रीन कलर की जो फसल है और बाकी जो फसल को दबाए हुए है वो घास है। जब इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अपने खेत में ये वीडीसाइड लगा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु और फालतू की जितने भी खरपतवार है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर देखिएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूजो एंड पहली वेंट टू नियर बाय वीट, एक पास के गेहूं के खेत में जाते हैं। सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड, वो देखते हैं कि उसमें बहुत ढेर सारी घास है, दूसरे प्लांट हैं। दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। तो यहाँ पर बूजो पूछता है, क्या इन प्लांट्स को यहाँ पर पर्पजली मीन्स उद्देश्य, किसी उद्देश्य से लगाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। कई ऐसे पौधे होते हैं जो कि फसल के साथ उग आते हैं प्राकृतिक तरीके से। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जितने भी प्रकार के जो नेचुरली पौधे उग आते हैं खेत में या फिर फसल में, उन्हें हम बीड्स कहते हैं, मीन्स खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ बीड्स इज कॉल्ड बीडिंग। और इन खरपतवार को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीडिंग करनी पड़ती है, मीन्स उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों को छिड़काव करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, इससे जितना भी खरपतवार है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पेड़ पौधे जो भी हमारे उसमें लगे हुए हैं, जो फसल है हमारी, उसे प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, इससे प्रॉपर लाइट मिलने लगती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है, प्रॉपर वाटर मिलने लगता है और प्रॉपर उसे ग्रोथ होने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वीडीसाइड लगाना, बीडिंग करना। आगे हम बात करते हैं, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसानों को क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां अपनानी पड़ती हैं जो वीड्स को रिमूव करने के लिए। कुछ लोग बीडिंग करके निकालते हैं, उसे खरपतवार को ख़त्म करते हैं। कुछ लोग खुरपी से छील करके निकाल देते हैं। ट्रिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग द किलिंग ऑफ वीड्स। कई प्रकार की जो घास होती है उसे ख़त्म करने के लिए लोग जो टिलिंग करते हैं उससे भी घास ख़त्म हो जाती है। फिर भी अगर घास उगाती तो उसके लिए हम बीडिंग करते हैं। विच में दैन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। और क्या होता है, जैसे कि जब जुताई करते हैं तो जुताई से जो वीडिंग मीन्स घास होती है, वो घास खरपतवार होता है, वो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए खेतों की जुताई की जाती है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज ऑफ द ग्राउंड टू द ग्राउंड। कई बार क्या होता है, इसे और एक और तरीका है ख़त्म करने का। जैसे कुछ लोग निराई करते हैं तो उसे जड़ से उखाड़ देते हैं, कुछ लोग हाथ से उखाड़ देते हैं, कुछ लोग उसे नज़दीक से काट देते हैं जड़ से। इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग बीडिंग का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। मीन्स उस खरपतवार को किसी भी तरीके से ख़त्म करना है, कौन सा तरीका आपको अपनाना है, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कई तरीके होते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और जो मैं पहले बता चुका, खुरपी के जरिए से ऐसा रूट किया जाता है इनकी वीड्स को, मीन्स इस खरपतवार को। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। और कई प्रकार के जो वीडीसाइड होते हैं
मीन्स खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ हैं उसे लगा करके हम बच्चों क्या करते हैं, जो अभी आपको 2.40 फिगर में दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक किसान स्प्रे कर रहा है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। इस तरीके से वो क्या करता है, स्प्रेइंग करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये स्प्रे कर रहा है किसान अपनी फसल में से खरपतवार को नष्ट करने के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर बूझो पूछता है, डू weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer। अब जैसे कि वो ये पूछता है कि जो weedicide स्प्रे कर रहा है, जो भी व्यक्ति करता है, जैसे कि आप करते हो, आपके मम्मी पापा चाचा ताऊ भाई जो भी करते हैं, क्या उन पे कोई इसका असर पड़ता है? बिल्कुल बच्चों, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जब खरपतवार को नष्ट करता है तो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एज ऑलरेडी मेंशन्ड द weedicide आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। ये क्या होता है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ मीन्स जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है, जो कमज़ोर होते हैं उन्हें। और बीट्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन स्प्रेइंग ऑफ weedicides में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। इससे किसान के भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या करना चाहिए, दे शुड यूज़ केमिकल्स वेरी केयरफुली। उन्हें केमिकल्स को दूर से स्प्रे करना चाहिए और अपने नाक पर मास्क लगा लेना चाहिए और फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इसमें सभी में केमिकल्स होता है। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई की बात करते चलिए बच्चों। अब हमने फसल को तैयार कर लिया है सभी तरीके से, इरिगेशन भी किया, निराई गुड़ाई बुवाई सब कुछ हो गया इसका। अब weedicide भी लगा दिया, कई बार इंसेक्टिसाइड भी लगाना पड़ता है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब हम हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को काटने की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिकल है ये किसान के हाथ में, और इससे जब हमारी फसल पक जाती है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, उसे फसल को काटने का कार्य करते हैं। और 3 से 4 मंथ में फसल पकने पर हम उसे काट लेते हैं, और काटने के बाद फसल को फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर गहाने का मीन्स उसमें से बीज निकालने का काम, या फिर फसल को निकालने का काम करते हैं। और इस तरीके से हमारी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग के बाद बच्चों क्या होता है, उसके बाद फिर हम, जैसे अभी आपने क्या किया, अभी अपनी फसल को काटने के बाद थ्रेशरिंग किया। थ्रेशरिंग करने का मतलब होता है जो भी हमारी फसल होती है उसे हम दाना अलग करते हैं, भूसा अलग करते हैं, जो खरपतवार होता है, सॉरी जो आपका भूसा होता है उसे अलग कर देते हैं हम, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। कई बार क्या होता है, कंबाइन के जरिए से हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई होती है। कंबाइन क्या करती है, इसमें से गेहूँ निकाल लेती है, बाकी भूसा को वहीं छोड़ देती है, स्ट्रॉ वहीं छोड़ देती है। तो अब हम लोग कई तरीके से हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप हार्वेस्टिंग के बारे में मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि हार्वेस्टिंग आपके इस समय तो खेतों में भी हुई है, आपको इसलिए पता होगा इजीली। और आप देखते हैं कि जब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा कब मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ जब फसलें, होली के बाद हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आता है, और जिसे हम पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नवेना एंड बिहू, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से त्योहारों के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होली और दिवाली मनाया जाता है, कुछ लोग बैसाखी भी मना लेते हैं। तो ये त्यौहार हमारे फसलों के त्यौहार माने जाते हैं। इस तरीके से हमारे जब होली होती है तो उस समय हमारे पास फसल आने की शुरुआत, रबी की जो क्रॉप होती है उससे आने की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से हम अपने फसलों की गहाई करते हैं, आप यूँ कह सकते हैं हम कि थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। और आगे चलते हैं, आगे बच्चों क्या होता है उसके बाद फिर हम, जैसे यहाँ पर पहली पूछती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। कई बार क्या होता है कि जो स्टब्स मीन्स जो गेहूं का पौधा होता है उसे स्टब कहा जाता है, वो वहाँ पर खेत में छूट जाता है, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। कई किसान क्या करते हैं, इसे जला देते हैं, लेकिन आज की डेट में जलाना मना है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों। इसे हमें आपको गाइड करना पड़ेगा, इन्होंने लिखा हुआ है, ये गलत है, इस तरीके से जलाना नहीं चाहिए। पहली इज़ बरीड, पहली इस बात से चित, सी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन। वो देखिए, वो उसने कहा भी है कि लोग जला देते, उससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। और कई बार क्या होता है कि जो पड़ोस में किसी और के खेत में फसल खड़ी होती है, वो फसल भी नष्ट हो जाती है। इसलिए आग नहीं लगानी चाहिए, मीन्स जलाना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, फार्मर जो गेहूँ निकल के आता है उसे विनोइंग करता है। विनोइंग का मतलब होता है सहलाना। देखिए बच्चों, आज की डेट में विनोइंग का वैसे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे जो थ्रेसर है उनमें सभी पूरा विनोइंग होकर के भी साफ होकर के ही गेहूँ आता है, तो हमें विनोइंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें विनोइंग की ज़रूरत पड़ती है।
और इसके साथ साथ क्या होता है, उसके बाद जब हम विनोइंग कर लेते हैं, विनोइंग करने के बाद में जब गेहूं की सफाई कर लेते हैं, चाहे हमारा चना मटर गेहूं कोई भी फसल हो बच्चों, से हम सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद स्टोरेज करते हैं। हमारे घरों में जो स्टोरेज टैंक होते हैं, जैसे कि जिसे हम कुठिया कहते हैं, उसमें हम गेहूँ चना मटर जो भी है फसलें हमारी जो भी तैयार होकर के आती हैं उन्हें हम स्टोर कर देते हैं। और हमारे पास एक्स्ट्रा अगर ग्रेन होता है, जो भी फसलें होती हैं उसे हम बेच देते हैं मार्केट में, उससे अपने पैसा ले करके अपने किसी से हमने अगर कर्ज लिया उसे चुका देते हैं, या फिर जो भी हमने किसी से कोई सौदा उधार ली होती है उसे चुका देते हैं। और बच्चों के कपड़े, बच्चों की फीस, बाकी शादी संबंध वगैरह जो भी सभी खर्चे में काम आते हैं, क्योंकि ये जो किसान फसल पैदा करता है उसी से अपने सारे खर्चे चलाता है। और इससे रेट से बचने के लिए अभी हम क्या करते हैं, स्टोरेज सिक्योरली इसलिए करते हैं क्योंकि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जैसे कि घुन हो गया, पई हो गई, ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये गेहूं को काट देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं, चूहे खा जाते हैं इसलिए। और मॉइस्चर से बचने के लिए हमें स्टोर करना पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम फसल को अपनी को और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें, क्योंकि सीड्स मीन्स बीज के रूप में भी रखना है, इसलिए हमें सुखा करके बेहतर तरीके से उसे नमी से दूर रखना। दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लॉसिंग देयर जर्मिनेशन। कई बार क्या होता है, अगर बीज को जैसे गेहूँ उसे काट दिया जाएगा, खा लेंगे कीटाणु, तो निश्चित रूप से उसकी जर्मिनेशन पावर ख़त्म हो जाती है, मीन्स प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि उगने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो उग नहीं सकता है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन द। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन्हें स्टोर करने से पहले प्रॉपरली ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। और क्यों सुखा लेते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये ख़राब ज़रूर हो जाएगा और इसमें किसी न किसी प्रकार से इंसेक्ट्स पैदा हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा फंगी या ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टोर टैंक होता है उसमें थोड़ी सी दवाई भी लगाते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट्स होती है, मीन्स जो दवाई होती है उसे लगाते हैं। अब यहाँ पर पहली पूछती है, आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर व्हाई। अब देखिए बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे क्या होता है कि जो हमारे जिसमें गेहूँ स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पर पहली पूछती है कि मेरी माँ क्या करती है कि नीम की पत्तियों को सुखा करके उसमें डाल देती है। जो टैंक होता है उसमें नीम की पत्तियों को डाल देती है। क्यों डाल देती है, उसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, आप समझते होंगे। देखिए क्या होता है कि जब पत्तियाँ डालते हैं, जब जो नीम की पत्तियाँ क्या होती, जहरीली होती हैं, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ हर इंसान को मोस्टली दवाइयों का प्रयोग या केमिकल्स का प्रयोग कम करना चाहिए, ज़्यादातर अपने देसी नुस्खे प्रयोग करने चाहिए। तो उसकी माँ इसलिए डालती है क्योंकि गेहूं में घुन पई या फिर इस प्रकार से जो कीटाणु छोटे छोटे बना हो। ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। और कई लोग क्या करते हैं, जो जूट बैग्स होते हैं, मेटलिक बिन्स होती हैं, जो अपने यहाँ तो मोस्टली स्टोर जैसे जूट के बैग्स मीन्स जो बोरे होते हैं उनमें भी भरा जाता है, मेटलिक बिन्स मीन्स जो कुठियाँ होती हैं उनमें भी भरा जाता है। जैसे चाहो आप ऐसे भर सकते हो, इससे बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब जहाँ ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। जो बड़े बड़े अनाज के भंडार होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिलोज में मीन्स जो आपके जूट के बैग होते हैं उसमें लगातार लगा दिया जाता है, ऊंचे ऊंचे मकान वो टीन पड़ी होती है उनमें स्टोर कर दिया जाता है। और वहाँ पर रैट्स वगैरह इनसे सबसे बचने के लिए कई प्रकार की प्रतिबंधित चीज़ लगा। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों पे जितने भी हम अनाज भरते हैं, ड्राई नीम लीव्स उसमें डालनी चाहिए, ताकि क्या हो कि उसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु पैदा ना हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स। बड़े बड़े गोडाउन में क्या होता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रोजम्स। क्या होता है कि जैसे जो बड़े बड़े भंडारण केंद्र होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ तो हमें तो बहुत कम भंडार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कितना बड़ा भंडारण केंद्र है। यहाँ पर देखो सब गेहूँ रखा हुआ है। स्टोरेज ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, जिन्हें ग्रेनरीज का मतलब भंडार कक्ष होता है, जहाँ पर अनाज भंडार किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये भी एक ग्रेनरीज है। इसमें क्या है कि सिलोज मीन्स गोल आकार की कुठिया जैसी बनाई गई हैं मेटल की, और उनमें गेहूं भर दिया गया है। ये भी एक तरीका होता है गेहूं को भरने का, और ऊपर से इनमें गेहूं भरा जाता है, उसी से मशीन से निकाल लिया जाता है, ठीक है बच्चों। और अभी हम क्या करते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। थर्ड वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।